हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जावा स्क्रिप्ट के इस दूसरे लेक्चर में। पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि जावा स्क्रिप्ट क्यों बनाई गई, उसके हिस्ट्री को हमने देखा था, किस तरीके से डेवलप की गई, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी हमारे ब्राउज़र के अंदर, हमारे वेब डेवलपमेंट में, उसके हिसाब से जावा स्क्रिप्ट को कैसे डिज़ाइन किया गया। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट, थोड़ा सा हम समझेंगे कि बिहाइंड द सीन काम कैसे करता है, जावा स्क्रिप्ट का कोड रन कैसे होता है, ब्राउज़र उसको रन कैसे करता है। उसके बाद हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स, या अगर डेटा टाइप्स को हम इस वीडियो में कवर कर पाएंगे तो करेंगे ज़रूर, लेकिन वेरिएबल्स को हम बहुत इन डेप्थ समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो रन कैसे होता है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं उसको। तो एक फाइल हम बनाएंगे यहाँ पे index.js। इसी फाइल को हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा हमने कमेंट किया था, वो थोड़ी नोट्स। तो देखिए हमारा कोड रन कैसे करता है, तो उसको हम समझने वाले हैं थोड़ा सा। जब भी हमारा कोड, हम जब जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो हमको पता है कि ब्राउज़र के अंदर B8 इंजन होता है। B8 इंजन जो क्या करता है, B8 इंजन क्या करता है, कोड को, हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है, जावा स्क्रिप्ट कोड को मशीन लैंग्वेज में क्या कर देता है, लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कन्वर्ट करता है। ये हमने देख लिया था कि जो हमारा B8 इंजन है वो जावा स्क्रिप्ट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और मशीन लैंग्वेज का कोड हमारा CPU समझता है और वो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करके हमको आउटपुट दे देता है। ये हमने समझा था। और B8 इंजन को भी हमने देखा था कि कैसे काम करता है और कैसे कैसे वर्क करता है। तो चलिए हम उसको एक बार फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, B8 इंजन काम कैसे करता है। ठीक है, तो हमने देखा था B8 इंजन कैसे काम करता है। थोड़ा सा हम इसको यहाँ से देखते हैं काम कैसे करता है हमारा B8 इंजन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, B8 इंजन वर्क कैसे करता था। पिछले वीडियो में हमने देखा था, पर एक बार फिर हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। जब हमारा कोड रन करता है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, B8 इंजन के अंदर हमारा जैसे कोई जावा स्क्रिप्ट का कोड है। ये जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है, जावा स्क्रिप्ट कोड, कोई जावा स्क्रिप्ट का कोड है तो वो सबसे पहले कहाँ जाता है, जावा स्क्रिप्ट का कोड सबसे पहले हमारा जाता है किसके पास। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, उसको किसके पास भेजा जाता है, देखिए जब भी हमारा कोड जब लिखा जाता है जावा स्क्रिप्ट का कोड, तो वो सबसे पहले जाता किसके पास है, लेक्सर के पास। हमने देखा था कि लेक्सर क्या काम करता है। लेक्सर जो होता है वो एक तरीके से टोकनाइजेशन प्रोसेस होता था, जिसके अंदर हमारा जो कोड होता था, जावा स्क्रिप्ट का जो कोड होता था, उसको एक अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी पीस में बांट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। उसी प्रोसेस को हम टोकनाइजेशन बोलते हैं। और यही कोड हमारा कहाँ जाता था, उसके बाद यही कोड हमारा फिर जाता था किसके पास, ये कोड हमारा जाता था पार्सर के पास। पार्सर क्या करता है, हमने देखा था कि जो पार्सर होता है वो बेसिकली हमारे जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो कोड लिखा गया है उसको देखता है कि उसमें कोई ग्रामर एरर तो नहीं है। फिर वो पार्सर किसको पास करता है, हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को। जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होता है वो बेसिकली क्या करता है, हमारे जो कोड होते हैं, हमारा जो कोड होता है उसको ट्री फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट AST यानी एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री जो होता है वो एक टी लाइक स्ट्रक्चर में हमारे सारे कोड को कन्वर्ट कर देता है। फिर यही हमारा AST जो होता है वो, इसका जो कोड होता है वो इंटरप्रेटर के पास जाता है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि ये इस कोड को एनालाइज करता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एक कोड को दूसरे कोड में, यानी एक लैंग्वेजेस को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम इंटरप्रेटर करता है। वो इसको देखता है और इसको एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद वो किसके पास जाता है, वो जाता है सबसे पहले तो ये कहाँ चला जाएगा, इंटरप्रेटर के पास।
ठीक है, इंटरप्रेटर के पास चला जाएगा। यहाँ हम समझ लेते थोड़ा सा। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, इंटरप्रेटर के पास जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। इसके बाद कोड कहाँ जाता है हमारा, इंटरप्रेटर के पास। ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है, इस कोड को एग्जीक्यूट करने का काम फर्दर करता है। इसके बाद ये कोड किसके पास जाता है, JIT, जो हमारा जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर जिसको हम JIT बोलते हैं, यानी जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इसका काम क्या है कि जैसे मान लीजिए, इसको हम थोड़ा सा यहां समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई यहीं पे हम समझ लेते हैं कि कोई कोड है हमारा, JIT कंपाइलर क्या करता है, जैसे कोई जो इंजन हमारा होता है B8 इंजन, वो देखता है सबसे पहले कि कोई ऐसा कोड है क्या हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर कि जो बार बार रन हो रहा है, यानी कई बार चल रहा हो, बार बार एग्जीक्यूट हो रहा हो, उसको क्या करता है JIT हैंडल करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, सभी कोड को क्या करता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये भी सेम काम करता है जो हमारा जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, वो भी सेम काम करता है। लेकिन वो क्या करता है कि जो कोड हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, उसको कंपाइल करने का काम करता है। और इस JIT कंपाइलर उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, फिर फर्दर CPU हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। ऐसे तो काम कर रहा था, ऐसे ही काम कर रहा था हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड था। तो ये एक बिहाइंड द सीन वर्क है जो B8 इंजन के अंदर ये काम होता है, जो ब्राउजर हैंडल करता है। लेकिन क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसी लैंग्वेज, क्या जावास्क्रिप्ट में भी कुछ ऐसे इन्वायरमेंट बनाए गए कि जो कोड को हैंडल कर सके? तो उसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऐसा क्या किया गया। ठीक है, तो इसको जरा ओपन करते हैं हम। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में ऐसा क्या बनाया गया। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा जाता है, तो जब भी वो लिखा जाता है तो एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। जब भी हमारा कोड रन होता है तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। अब ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हमारे जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, हमारे कोड को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट को ही हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। एक एरिया होता है, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया जाता है कि जहां पर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन करता है, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो जब भी हमारा कोड होता है, जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट नहीं हम बोल सकते, हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन होने वाला होता है तो उस समय हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर दो फेजेस होते हैं, यानी जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है उसके दो फेज होते हैं। पहला क्या होता है, मेमोरी क्रिएशन बोल सकते हैं, क्रिएशन, और एलोकेशन फेज। ठीक है, जो पहला फेज होता है मेमोरी क्रिएशन और एलोकेशन फेज होता है। दूसरा फेज जो होता है वो होता है एग्जीक्यूशन, यानी कोड एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, ये दो फेज में हमारा कोड, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, फिर मेमोरी एलोकेशन फेज होता है, फिर दूसरा हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज होता है। ये दो तरीके से हमारा कोड चलता है। जैसे मेरा कोई कोड है, जैसे लेट a इक्वल्स टू 10, इसको हम थोड़ा सा करते हैं, लेट a इक्वल्स टू 10। तो जब भी ये कोड चलेगा, एक कोड हम लेकर इसको समझाते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हमारा फंक्शन कॉल हो। देखिए, मैंने इस फंक्शन को कॉल करा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये एक कोड हमने लिखा है, थोड़ा नॉर्मल सा कोड, इसको हम आगे समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो एक नॉर्मल सा कोड हमने लिखा है। ठीक है, जो एक फंक्शन है वो हेलो वर्ड को प्रिंट करा रहा है, और एक वेरिएबल्स हमने लिया है a इक्वल्स टू 10।
तो जब भी कोड हमारा रन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, बिहाइंड द सीन कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा कोड, कि जब हमारा पहले कोड रन हो, जब भी कोड हमारा जावास्क्रिप्ट का जाता है B8 इंजन के बाद, तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। इसका एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है और उसमें पहला जो फेज होता है मेमोरी क्रिएशन का फेज होता है। यानी सबसे पहले ये पूरे कोड के अंदर वो केवल और केवल रन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कोड हमारा पहले फेज में एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो पूरे कोड को स्कैन करेगा और जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे उसको उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट कर देता है, यानी मेमोरी क्रिएट कर देता है। जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू ये है तो उसको यहाँ से शुरू करेगा और देखेगा कोड में, इसको हम थोड़ा कमेंट कर देते हैं, ये देखेगा कि कोड में कहाँ कहाँ वेरिएबल है। यहाँ पर एक वेरिएबल मिला तो सबसे पहले उस ए वेरिएबल के लिए क्या करेगा, मेमोरी क्रिएट करेगा और उसकी वैल्यू के अंदर, ध्यान से ये बात समझना, उसकी वैल्यू के अंदर ये अनडिफाइंड डाल देता है, उसके वैल्यू के अंदर अनडिफाइंड डाल देता है। तो जितने भी वेरिएबल्स वो क्रिएट करता है उसके अंदर वो मेमोरी क्रिएशन के टाइम पे अनडिफाइंड वैल्यू को डाल देता है। उसके बाद जब ये मेमोरी क्रिएशन का फेज जो है कंप्लीट हो जाता है तब ये कोड एग्जीक्यूशन के फेज में आता है, ठीक है। और मेमोरी क्रिएशन के टाइम अगर कोई फंक्शन है उसको क्या करेगा, उसको क्या करता है, ये मेमोरी के अंदर सीधा सीधा फंक्शन को स्टोर करा देता है। मतलब ये फंक्शन को स्टोर कराएगा, इसके अभी फंक्शन को कॉल नहीं कराएगा, ठीक है। जब फंक्शन कॉल होगा वो अलग टाइम पे होगा, जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अभी इस फंक्शन को ही पूरा क्या करता है, इसके फंक्शन को ही जाके मेमोरी के अंदर रख देता है, ठीक है। उसके अंदर कोई ना तो वैल्यू, क्योंकि ये एक फंक्शन है तो फंक्शन को सीधा सीधा जाकर फंक्शन को कहाँ पे रख देगा, मेमोरी के अंदर रख देगा। अब दूसरा जब फेज स्टार्ट होता है कोड एग्जीक्यूशन फेज, उस फेज में क्या होता है कि हमारा कोड अब क्या करता है, एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो ए की वैल्यू जब वो दूसरी बार आता है तो ए की वैल्यू अनडिफाइंड को हटा के क्या कर देगा, कोड एग्जीक्यूशन के टाइम पे 10 कर देगा, ठीक है। वो जो यूजर ने डाला है उसकी वैल्यू को अब वो मेमोरी के अंदर डाल देगा। और फंक्शन को कॉल होते ही, फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर भी एक अलग से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। मतलब अब सबसे पहले पूरे कोड के लिए क्या होगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ और फिर हमारा मेमोरी क्रिएशन और एलोकेशन फेज स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर सभी वेरिएबल्स को एक मेमोरी क्रिएट करके मतलब एलोकेट करा दी गई और उसके अंदर अनडिफाइंड वैल्यू डाल दी गई। जब दूसरा हमारा एग्जीक्यूशन का फेज आया तो देखा कि यूजर ने ए की वैल्यू 10 रखी है, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दिया, यूजर ने 10 रख दिया, तो उसकी वैल्यू अपडेट कर दी, ए की वैल्यू क्या कर दी उसने 10 कर दी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या कर दी, 10 कर दी। और उसके बाद नीचे आया तो देखा उसने फंक्शन कॉल हुआ, तो जैसे ही फंक्शन कॉल होता है वो क्या करता है, एक अलग से नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देता है, एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देता है। और एक कॉल स्टैक होता है हमारे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कॉल स्टैक होता क्या डिटेल में, अभी आप केवल इतना समझ लीजिए। एक कॉल स्टैक होता है जो इस फंक्शन को क्या करता है, ये फंक्शन उसके अंदर रन होता है और इसके अंदर एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यानी फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट होता है। एक होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, एक होता है फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है और ये फंक्शन रन होता है और वापस से फिर कॉल स्टैक के अंदर जो भी फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना था उसको डिलीट कर दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है और उसके बाद कॉल स्टैक के अंदर ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है, ठीक है। क्रिएट करता है और जब भी हमारा फंक्शन कॉल हुआ उसके बाद एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ और कॉल स्टैक के अंदर एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है और जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तब क्या होता है, हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट
डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है, डिलीट कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड बिहाइंड द सीन रन करता है। हमारे किस तरीके से पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, फिर मेमोरी क्रिएशन और एलोकेशन फेज होता है, उसके बाद कोड एग्जीक्यूशन फेज होता है। अगर कहीं फंक्शन है तो उसका एक अलग से नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है कॉल स्टैक के अंदर, जब भी फंक्शन कॉल होता है, और उसके अंदर फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। जब फंक्शन एग्जीक्यूट कर जाता है तो हमारा जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है उसको डिलीट कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारा कोड रन होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा कि हमारा कोड बिहाइंड द सीन कैसे रन करता है, ठीक है। इस चीज़ को हम समझ लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले थे वो था हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम समझने वाले हैं, ठीक है। वेरिएबल्स कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होता है। देखिए, वेरिएबल्स मतलब कि एक लाइक अ कंटेनर, जैसे कोई कंटेनर है उसके अंदर हम कुछ कोई चीज़ रखते हैं। जैसे कोई कंटेनर है उसके अंदर हम कोई चीज़ रखते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कंटेनर। जैसे हमारा कोई डिब्बा है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, कोई चीज़ रखा है डिब्बे के अंदर, या कोई अलमारी है उसके अंदर हमने कपड़ा रखा, तो अलमारी एक कंटेनर है, कपड़ा उसके अंदर हमने रखा है, जो कोई एक वैल्यू उसको समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास a = 10, ये क्या है, एक वेरिएबल्स, इसी को हम वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। ए क्या है, एक तरीके का वेरिएबल्स यानी आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर ए है और इसके अंदर ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। यही ऑपरेटर और उसकी वैल्यू है ये, ठीक है। 10 को हम यहाँ पर वैल्यू बोलते हैं। ए क्या है हमारा, एक आइडेंटिफायर है। लेट एक कीवर्ड है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। लेट क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ए है वो आइडेंटिफायर है। उसके बाद जो हमारा इक्वल टू है वो क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर है। और उसके बाद जो हमारा 10 है वो एक वैल्यू है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक वेरिएबल्स क्रिएट होता है। देखिए, वेरिएबल्स हमारा एक कंटेनर है जो किसी वैल्यू को होल्ड करके रखता है, किसी वैल्यू को होल्ड करके रखता है अपने अंदर। अब मान लीजिए मेरे इस वेरिएबल्स की नीड क्यों पड़ी। बहुत जगह ऐसे होंगे कि हमें वेरिएबल्स की क्यों नीड पड़ी, है ना। मान लो हमारे पास एक वैल्यू है जिसको हमने, जो वैल्यू 10 है, हमें लिखना था ऐसे, मान लीजिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोई ऐसी वैल्यू है कि बहुत जगह हमारे कोड में यूज है, और बाई चांस हमें उसको एडिट करना है। जैसे मान लीजिए रीता इज अ गुड गर्ल। अब ये कोड हमारा बहुत जगह एग्जीक्यूट हुआ है, मान लीजिए बहुत जगह है, ये कोड हमारा बहुत जगह क्या है, हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल में यूज हुआ है। अब मुझे इस रीता यानी जो नेम है उसको चेंज करना है, उसको चेंज करना है रीता के नेम को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहां जहां इसकी वैल्यू वहां वहां जाके इसको चेंज करना पड़ेगा। जितनी बार यहाँ पर लिखा गया होगा ये चीज, उसको हमें बार बार हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लो उसी चीज को हमने एक वेरिएबल्स के अंदर होल्ड करके रखा होता और यहाँ पे ये चीज इस तरीके से ना लिखी होती, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से लिखा होता और यहाँ पे हम वेरिएबल्स का यूज कर लेते, ठीक है। यहाँ पे और हर जगह वेरिएबल्स का यूज होता, ठीक है। इस तरीके से वेरिएबल्स का हमारा यूज होता, ठीक है। अब मुझे अगर चेंज भी करना पड़ता तो मुझे यहाँ हर जगह जाकर नहीं चेंज करना पड़ेगा। वेरिएबल्स का बेनिफिट देखिए, हमें अब हमने क्या किया, उसकी वैल्यू यहाँ पर होल्ड करा के रख ली है और सारे वेरिएबल्स को हमने क्या किया, यूज कर लिया हर एक console.log के अंदर। तो क्या होगा कि अगर मुझे बाई चांस इस ए की वैल्यू रीता से हमें सीता करना होगा तो क्या करना होगा, बस केवल हम यहाँ पे चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पर इफेक्ट, चेंज का इफेक्ट दिख जाएगा। यही वेरिएबल्स का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वेरिएबल्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, इसको हमने समझ लिया। अब वेरिएबल्स कैसे हम बनाते हैं, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं और कितने तरीके हमारे बनाने के, ठीक है, इसको हम थोड़ा समझते हैं।
देखिए वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। हम 3 कीवर्ड का यूज करके वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, var का यूज करके, let का यूज करके और const का यूज करके हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। अब समझते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस है और तीनों से वेरिएबल क्रिएट करने पे क्या क्या हमें इफेक्ट दिखता है, ठीक है। हम var से जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, हमने वेरिएबल से एक var a की वैल्यू क्रिएट की और हमने कंसोल डॉट लॉग किया a, और फिर इसको हम क्या करेंगे, टर्मिनल से रन कराएंगे, ठीक है। एक बार रन करा के देखते हैं कि वेरिएबल्स की वैल्यू कितना आई। a की वैल्यू हमने क्या किया, 10 को इस वेरिएबल के अंदर रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, नोड index.js, आपकी वैल्यू 10 आ गई। यानी वेरिएबल्स हम var के यूज करके बना सकते हैं इस तरीके से। अब var का यूज क्या था कि जो var का यूज था वो पुराने जावास्क्रिप्ट में यूज होता था। अब पुराने जावास्क्रिप्ट में क्यों यूज होता था, इसका हम थोड़ा सा बिहाइंड द सीन जाकर देखते हैं। सबसे पहले हम दोनों से क्या करते हैं, एक लेट से भी हम बना लेते हैं, लेट a = 10, और इसकी वैल्यू को हम कमेंट करते हैं। ये क्या लेट से भी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, index.js आपको 10 दे देगा। ऐसे ही हम किससे बना सकते हैं, कॉन्स्ट का यूज करके भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से अगर इसको भी हम रन कराएंगे तो हमें दिख जाएगा इसका इफेक्ट, ठीक है, 10। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। पर अगर इस 3 तरीके हमें क्यों वेरिएबल्स के दिए, पहले का जो var वेरिएबल था वो पुराने था, उसके बाद EX6 मॉडल है, ECMAScript मॉडल, उसके अंदर हमें लेट और कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो फिर ये var में क्या दिक्कत थी, चलिए इन तीनों में थोड़ा सा हम डिफरेंस को समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि क्या दिक्कत थी, ठीक है। var के केस में क्या होता है, अगर var की वैल्यू हमने 10 पहले डिसाइड कर दी, तो इस केस में क्या होता है कि इसी नाम का हम दोबारा से इसी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि var का जो केस है उस केस में हम इसी नाम से अलग एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने var a = 20 कर दिया, तो ये अलाउ है var के केस में। var के केस में ये अलाउ है, मतलब a की वैल्यू हम बाद में उसी नाम के सेम वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम देखें तो इसको देखना, ये कोई एरर नहीं देगा और आपका वैल्यू 20 प्रिंट कर देगा। a को अपडेट करके 20 प्रिंट करा दिया। var के केस में ये चीज होता है। यही चीज अगर हम क्या करें, और var के केस में एक दिक्कत है कि वैल्यू को हम अपडेट भी कर सकते हैं। अगर हम देखें इस a की वैल्यू हम अपडेट करना चाहें, a = 20, तो ये क्या कर देगा, a की वैल्यू 20 कर देगा, यानी अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 20 कर दिया, यानी हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर, वापस से डिक्लेयर भी कर सकते हैं, और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये किस केस में, var के केस में। अगर क्या ये केस यही चीज हमारे कॉन्स्ट में होगा या लेट में, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेट नाम से एक वेरिएबल बनाए a = 10, ठीक है। क्या a की वैल्यू को हम वापस से डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या सेम वेरिएबल को लेट के केस में डिक्लेयर कर सकते हैं, तो लेट a = 20। अगर इसको हम प्रिंट कराते हैं, अगर इसको प्रिंट कराते हैं तो क्या आएगा, यहाँ आउटपुट ध्यान से देखना, एरर आ गया। एरर क्या है, a इज, यहां देखिए a हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, मतलब आइडेंटिफायर जो a है वो पहले से ही डिक्लेयर है। लेट के केस में वो अलाउ ही नहीं कर रहा हमको कि हम अगर कोई वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर कर चुके हैं उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। वही केस हमने var के केस में देखा था, तो उसको हम वापस से रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। ये ECMA6 का जादू है। ECMA6 में जो इंट्रोड्यूस हुआ लेट की वैल्यू, उसको हमने देखा कि ये रीडिक्लेयर कर सकते हैं, किस केस में, var के केस में, लेकिन हम लेट के केस में रीडिक्लेयर कर ही नहीं सकते। दूसरा, हम अगर चेक करें क्या इसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, अपडेट वाला भी हम देख लेते हैं। तो अपडेट, क्या अपडेट कर सकते हैं, तो आप देखोगे कि अपडेट आप बिल्कुल कर सकते हो। अपडेशन यहाँ पर क्या है, अलाउ है, लेकिन रीडिक्लेरेशन नहीं अलाउ है। var के केस में हमने देखा कि आप रीडिक्लेयर भी कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो, पर लेट के केस में आप केवल अपडेट कर सकते हो, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। क्या यही बिहेवियर कॉन्स्ट के साथ भी होता है, ये भी चेक कर लेते हैं।
क्या कॉन्स्ट के साथ ये केस होगा? तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट a इक्वल्स टू 10, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेम फिर से वही काम करेंगे। क्या ये इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं? तो एक और कॉन्स्ट बनाते हैं सेम वेरिएबल का और इसको रीडिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। क्या ये कर देगा? नोड इंडेक्स डॉट जेएस आपको फिर से एरर थ्रो करेगा, आइडेंटिफायर ए इज नॉट हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर। यानी हमारा जो आइडेंटिफायर ए है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है। जैसे नाम से ही लग रहा है कॉन्स्ट, यानी इसकी वैल्यू वापस से ना तो रीडिक्लेयर होगी, क्या इसके आगे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या ये अपडेट होगा? अपडेट भी नहीं हो सकता। हम चेक कर लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू हम 2030 करना चाहते हैं तो आप देखिएगा ये आपको फिर से एरर देगा। ये आपको फिर से एरर दिया, कह रहा है कि असाइनमेंट टू बी कांस्टेंट वैल्यू। आपने किसी कांस्टेंट वैल्यू के अंदर वापस से असाइनमेंट किया, मतलब आप किसी कांस्टेंट के केस में अपडेट कर ही नहीं सकते। आपने देखा तीनों का अलग अलग बिहेवियर है। आप अगर बैर का यूज करते हैं तो उससे आप रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं। जब आप लेट का यूज करते हैं तो आप वैल्यू को अपडेट तो कर सकते हैं पर आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन कॉन्स्ट के केस में आप वैल्यू को डिक्लेयर भी नहीं, रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते और ना आप वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है इन तीनों दोनों के बीच में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको हम बताते हैं, दिखाते हैं आपको, ठीक है, बहुत ही बेसिक। अगर मैंने एक लिखा है लेट से एक वेरिएबल बनाया a इक्वल्स टू 20 और लेट b इक्वल्स टू 30, सॉरी कॉन्स्ट से बनाते हैं, कॉन्स्ट b इक्वल्स टू 30, यहाँ पे मैं 30 लिख देता हूँ। और फिर बैर से भी बनाता हूँ, बैर c इक्वल्स टू 30। अब अगर इस चीज़ को ध्यान से आप कहाँ पे देखोगे, कंसोल लॉग में देखोगे ना, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक फाइल बना लेता हूँ index.html, ताकि मैं उसको देख सकूं। ये अभी आपको HTML आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर आपको पता होगा। स्क्रिप्ट के अंदर हम इसको क्या कर देते हैं, इसको लिंक कर देते हैं, ठीक है, index.js को। और फिर इसको मैं खोलता हूँ और विंडो ऑब्जेक्ट को मैं खोल के आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ पर जो वेरिएबल्स बनाया है, ये जो तीनों वेरिएबल्स बनाए, इसको हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, यहाँ पे ओपन हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद आपको एक चीज़ दिखाते हैं कंसोल के अंदर। अगर आप विंडो ऑब्जेक्ट लिखोगे, विंडो, तो आप यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ आप देख पा रहे हो सी की वैल्यू यहाँ भी स्टोर होती है। यानी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर जाके सी की वैल्यू स्टोर हो रही है, यानी इसके लिए एक स्टोरेज क्रिएट हुआ। यानी बैर का केस में क्या होता है, सी की वैल्यू यहाँ स्टोर हो रही है। अब अगर ध्यान से देखें तो सी की वैल्यू यहाँ दिख रही है आपको, पर क्या लेट और कॉन्स्ट वाला कहीं दिख रहा है? हमने लेट और कॉन्स्ट बनाया था, वो वैल्यू हमें दिख ही नहीं रही है। यानी बैर का वैल्यू विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर ऐड हो रहा है। तो एक और ये भी डिसएडवांटेज है बैर की। इस यही कारण कि लेट और कॉन्स्ट का यूज हम करते हैं। इतना क्लियर हो गया आपका? ये बेसिक डिफरेंस है लेट, कॉन्स और बैर के अंदर। अब हम समझते हैं कि इनका स्कोप क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे पहले इनके बीच के डिफरेंस को अगर हम लिखें तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ कि इनके बीच का अभी तक हमने जो डिफरेंस समझा है वो क्या समझा है, ठीक है। जो बैर होता है, बैर को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, और अपडेट भी कर सकते हैं। हमने देखा अपडेट भी कर सकते हैं, पर क्या कॉन्स्ट को ना तो रीडिक्लेयर ना अपडेट कर सकते हैं। और ऐसे ही लेट में, लेट को अपडेट तो कर सकते हैं, पर रीडिक्लेयर नहीं। ये बेसिक डिफरेंस हमने समझा, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस है हमारे इस कोड में, ठीक है।
अब सबसे पहले हम क्या समझते हैं, एक और पॉइंट यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं कि अगर हम कोई लेट से वेरिएबल बनाते हैं और उसको ए, मतलब हमने क्या किया, लेट से वेरिएबल बनाया और उसको केवल हमने क्या किया, डिक्लेयर करके और फिर छोड़ दिया। हमने कहा फ्यूचर में इसमें कोई वैल्यू हम डालेंगे, तो क्या ये अलाउ है? कंसोल डॉट लॉग ए की वैल्यू अगर हम प्रिंट कराएंगे तो क्या आना चाहिए, अभी ध्यान से देखना, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ अनडिफाइंड, क्योंकि हमने अभी बताया था कि जब मेमोरी क्रिएशन का फेज होता है तो ये पहले मेमोरी को क्रिएट, अभी उसकी वैल्यू हमने डाली ही नहीं, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे जो मेमोरी क्रिएशन का फेज होगा तो अनडिफाइंड चला जाएगा। ये क्या अलाउ है इस केस में ना, तो अगर ए की वैल्यू बाद में हम अपडेट भी कर देंगे तो ये हमारा 90 प्रिंट कर देगा, है ना। अगर हम देखेंगे इस चीज़ को तो ये हमको 90 प्रिंट कर दिया। क्या यही वेरिएबल के केस में भी होगा? वैर के केस में भी क्या ये अलाउ होगा? बिल्कुल होगा। पर ये क्या कॉन्स्ट के केस में अलाउ होगा? क्या ये आपको अलाउ करेगा? तो भैया ये आपको देने वाला है एक भयंकर एरर। ये आपको एरर दे रहा है भैया, मिसिंग इनिशियलाइज इन कांस्टेंट डिक्लेरेशन। ये कहता है कि भैया आपको मैं ऐसे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। आप अगर कॉन्स्ट, आप अगर वैर से वेरिएबल बनाते हैं और आप बाद में वैल्यू करते हैं उसके अंदर डालते हैं, तब ये तो मैं चला नहीं दूंगा, चल जाऊंगा। आइसोलेट के केस में भी मैं चलने दूंगा, पर कॉन्स्ट के केस में कहता है कि अगर आप कॉन्स्ट से वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो आप उसी समय उसके अंदर वैल्यू डालो, नहीं डालोगे तो मैं आपके कोड को नहीं चलने दूंगा। यही सिंपल सा मतलब है कि आपको जब भी आप कौन से वेरिएबल बना रहे हो तो वहीं पे अगर डिक्लेयर करते टाइम ही वैल्यू देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और नेसेसरी भी है और ज़रूरी भी है, नहीं तो आपको एरर दे देगा। तो एक ये भी एक हमने देखा कि डिफरेंस है, ठीक है। अब हम समझने जा रहे हैं स्कोप, यानी इनका स्कोप क्या हो सकता है, कि इन वेरिएबल्स का स्कोप क्या है। अगर हम लेट से वेरिएबल बनाते हैं, कौन से बनाते हैं, और हम बनाते हैं किसी, सॉरी, अगर लेट से और कौन से और वैर से, तो इनका कितना स्कोप होता है, ठीक है। तो स्कोप के बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो स्कोप क्या होता है बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के अंदर, स्कोप का मतलब है कि हमारा जो वेरिएबल्स है वो कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होगा और उनका किस रूल के अकॉर्डिंग एक्सेसिबल होंगे, कहाँ किस हमारे कोड के अंदर कहाँ कहाँ उनको हम यूज कर सकते हैं, स्कोप होता है बेसिकली। तो स्कोप में कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहला स्कोप जो होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। और दूसरा हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक स्कोप, ठीक है, ब्लॉक स्कोप। और जो तीसरा होता है उसको हम बोलते हैं फंक्शन स्कोप, ठीक है, फंक्शन स्कोप। ये 3 तरीके के हमारे स्कोप होते हैं जहां पर वेरिएबल हमारे एक्सेसिबल होते हैं या वेरिएबल को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम समझते हैं। अगर आपने कोई वेरिएबल्स बनाया है, ठीक है, ग्लोबल स्कोप क्या कहता है, अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है a = 30 और इस वेरिएबल्स को अगर आपने टॉप पे बना दिया, बिल्कुल अपने कोड के जितना जो भी कोड आपने लिखा है उसके टॉप लेवल पे ही बना दिया है, तो उस वेरिएबल का एक्सेस ग्लोबली होगा। मतलब उसका स्कोप जो होगा वो पूरे कोड के अंदर कहीं भी आप यूज कर सकते हो, यानी उसका स्कोप ग्लोबल स्कोप होगा। इसका स्कोप अगर मैं इफ ट्रू लिख देता हूं यहाँ पे और इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं, तो ए की वैल्यू हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर हम कोड को रन कराएंगे तो ये आपको 30 दे देगा, यानी ये ग्लोबली अब डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी टॉप लेवल पे अगर आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं तो वो ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, हमने देखा कि हमारा क्या होता है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ठीक है। ब्लॉक स्कोप क्या होता है, तो ब्लॉक स्कोप वो है जैसे ये कर्ली ब्रैकेट्स आपके इसी ब्लॉक के अंदर, यानी अगर इसके अंदर आपने कोई वेरिएबल्स बनाई है तो उसका एक्सेस केवल यही ब्लॉक के अंदर रहेगा, इसके बाद वो डेड हो जाएगा, इसके बाद उसका एक्सेस होना इम्पॉसिबल है। मतलब आपने अगर कोई वेरिएबल्स यहाँ बनाया लेट b = 20 और आपने इसका एक्सेस बाहर करना चाहा, इसके अंदर तो हो जाएगा बिल्कुल। ये ब्लॉक लेवल स्कोप क्या होते हैं कि आपने अगर कोई वेरिएबल्स बनाया है
तो वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही यूज हो सकते हैं, उनका एक्सेस केवल कर्ली ब्रैकेट्स, इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में होगा। यानी ये जो हमारा कर्ली ब्रैकेट्स है ये ब्लॉक लेवल है, उसके अंदर ही इसका यूज कर सकते हो आप। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपको देखो 20 प्रिंट करे। पर अगर मैं इस चीज को ना, यहाँ ध्यान से देखना,